I welcome you all in the class. Topic for discussion in this class is inward looking trade strategy or import substitution strategy, and we will also discuss about some good and bad impacts of inward looking trade strategy. So let us discuss about the inward looking trade strategy or import substitution strategy. इंडिया में 1991 तक इस पॉलिसी को फॉलो किया गया और ये पॉलिसी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त करने में फेल रही और इसी वजह से 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए गए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन 1990 तक इंडिया में इस पॉलिसी पर काम किया गया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, या इसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी कहते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हमें इकोनॉमी मिली तो उसकी क्या सिचुएशन थी उसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। 1950 में इंडिया में प्लानिंग कमीशन बना, उसके बाद 5 ईयर प्लान्स बनते गए। हर 5 ईयर प्लान के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। 1956 में IPR 1956 बना और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो लीडिंग रोल था वो गवर्नमेंट सेक्टर को दिया गया। और हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बहुत ही कम थे और हमारा इसका कारण ये था कि इंपोर्ट बिल जो था हमारा वो हमारे एक्सपोर्ट अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा होता था। हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स विदेशों से करते थे। नो डाउट इंजीनियरिंग गुड्स या कैपिटल गुड्स का तो हमें इंपोर्ट करना ही था, लेकिन इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थे बाकी देशों पर। और जैसा आप जानते हैं 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चला था और काफ़ी हद तक इंडिया उसमें एक निर्णायक मोड़ पे उस वॉर में पहुंच चुका था, तो अचानक USA ने इंडिया को धमकी दी कि अगर आपने ये वॉर को अनकंडीशनली ख़त्म नहीं किया तो हम आपको फूड सप्लाई रोक देंगे। मतलब हम इतना डिपेंड करते थे दूसरे देशों पर फूड ग्रेन के लिए भी कि हमारे देश में सफिशेंट मात्रा में फूड ग्रेन भी अवेलेबल नहीं था। सो फिर हमें एक प्रेशर में आके वो जो वॉर था उसे ख़त्म करना पड़ा, लेकिन उसके बाद हमारे जो प्लानर्स थे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा काम किया। सो ग्रीन रेवोल्यूशन एक स्टेप था आत्मनिर्भरता के लिए कि हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएं। इसी तरह हम लोग बहुत सारे जो कंज्यूमर गुड्स थे उनको विदेशों से इंपोर्ट किया करते थे। तो हमारे प्लानर्स ने काफ़ी दूरदृष्टि के साथ काम किया और ये डिसाइड किया कि जिन चीज़ों को हम अपने देश में बना सकते हैं उसको हम विदेशों से इंपोर्ट ना करें। और इसका कारण क्या था? ताकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाए और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो हम फॉरेन एक्सचेंज को कमाते हैं, अर्न करते हैं, उस फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल हम मशीनरी को या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को विदेशों से इंपोर्ट करने में खर्च करें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की, बनाया गया और उस पॉलिसी का नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी।
तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का अर्थ यही होता है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करें। जिन चीज़ों को अपने देश में बना सकते हैं उनको विदेशों से इंपोर्ट ना करें, और उसके लिए इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन करने के लिए जो इंडस्ट्री स्थापित की जाएंगी उनको फिर प्रोटेक्शन भी दिया जाए। प्रोटेक्शन का मतलब है कि उनको फॉरेन कंपटीशन में इनिशियल स्टेज में ना उतारा जाए, क्योंकि अभी तो वो ग्रो कर रही होंगी, इन्फेंट्री स्टेज में होंगी इंडस्ट्रीज। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वो इंडस्ट्रीज जो है वो इंटरनेशनल फर्म्स के साथ कंपटीशन में आ जाए? इनिशियल स्टेज में तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन भी दिया। और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन करने का मतलब होता है कि हम इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करें, कम से कम करें। अब उसको कम से कम करने के लिए इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी था। तो इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं ये दो तरह से लगती हैं। एक तो होता है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया जाए, टैरिफ्स को बढ़ा दिया जाए। इंपोर्ट ड्यूटीज़ मतलब टैरिफ्स, कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम हैवी ड्यूटी लगा दें, भारी टैक्स लगा दें। अब जब उस पर भारी टैक्स लगाएंगे तो इंपोर्ट महंगा होगा। अब जब इंपोर्ट महंगा हो गया तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि वो काफ़ी महंगा है। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत रेयर लोग होंगे जो उसको परचेज़ करेंगे। मान लीजिए कोई चीज़ हमने बाहर विदेशों से इंपोर्ट की, हमने 1000 रुपए की, और उस पर मान लो गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो लगा दी 300%। इसका मतलब 3000 रुपये तो टैक्स का ही हो गया उसके ऊपर। तो वो जो प्रोडक्ट है वो कितने का हो जाएगा? 4000 रुपये का हो जाएगा। 1000 रुपये का तो लाए हैं उसको, और 3000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ रहा है। 4000 रुपये का वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में उसका प्राइस बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे अपने देश में वो उससे कम प्राइस के हैं, तो वाई द पीपल विल परचेज दैट। तो ये तरीका था कि हम हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाएं ताकि हमारे अपनी इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस्ड हुई जो गुड्स हैं उसके लिए एक अच्छी मार्केट मिल जाए, उसकी ज़्यादा डिमांड हो एज़ कम्पेयर टू द इम्पोर्ट्स। और दूसरी चीज़ थी कि कोटास को फिक्स करना, इंपोर्ट की क्वांटिटी फिक्स कर देना कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट हम नहीं करेंगे। सो ये था आपका इंपोर्ट स्ट्रेटजी, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, या इसको हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। और इसको इंडिया में, जैसे मैंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करने के कारण क्या क्या थे। पहली बात तो ये थी कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड थे। तो जब ज़्यादा डिपेंडेंस हो फॉरेन कंट्रीज़ में तो कभी भी कोई भी दूसरा देश जो है हमें एक तरह से प्रेशराइज कर सकता है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। उससे इंडिया बचना चाहता था। और साथ में दूसरी बात थी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हों, हम आत्मनिर्भर बने बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जो फॉरेन एक्सचेंज थी उन दिनों में बहुत ज़्यादा कम थी हमारे पास। और किसी भी डेवलपिंग नेशन को अपनी डेवलपमेंट के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी की आवश्यकता होती है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो उसका भी जो एक तरह से इंपोर्ट बिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डेवलपिंग नेशंस के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को परचेज कर सके। तो बेटर सॉल्यूशन होता है कि हम एक्सपोर्ट्स के थ्रू उसको कमाएं, लेकिन इंपोर्ट्स में उसको गंवा ना दें, एक्सपोर्ट में उसको खर्च ना कर दें। तो ये भी एक कोशिश थी कि हम एक फॉरेन एक्सचेंज को बचाएंगे, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा तो उस फॉरेन एक्सचेंज को हम अपनी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो फ्यूचर जो एक तरह से डेवलप करने के लिए जो है हमें फिर जो मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, तो उसको हम उस पैसे में परचेज कर सकें। सो ये था आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, और इसको हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी।
So let us discuss about some good impacts of inward-looking trade strategy. So the first point is high rate of industrial growth with structural transformation. Because of this policy, many new industries were established in India for making the import substitution goods, and this increased the growth rate of industries in India. Along with this, structural transformation happened in India. Structural transformation means when the percentage share of industrial sector increases in the GDP and the share of agriculture sector decreases. So this happened due to the application of this policy. तो जब इस पॉलिसी को अप्लाई किया गया तो इंडिया में जो हमारा जीडीपी में जो परसेंटेज शेयर था वो बढ़ा। जैसे 1951 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में इट वाज नियरली 12%, बट इन 1991 इट वाज नियरली 25%। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ कि इससे हमारा जो जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ा, और इसके पीछे कारण क्या था कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो खोली गई इंडिया में ताकि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो 1950 से 1990 तक जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और इसको हम इन चीज़ों से प्रूव कर सकते हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उसमें सिर्फ टेक्सटाइल को या जूट को ही नहीं रखा गया, बल्कि बहुत सारी इंजीनियरिंग गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज को भी बनाया गया, और साथ में वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तरह तरह की इंडस्ट्रीज को इंडिया में डेवलप किया गया, सिर्फ टेक्सटाइल तक या एक दो चीज़ों पर और नहीं निर्भर रहा गया, बल्कि वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाली वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को इंडिया में खोला गया। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंडिया में जो सनराइज इंडस्ट्रीज थी उसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। सनराइज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो किसी समय विशेष की इंडस्ट्रीज होती है, मतलब जिन इंडस्ट्रीज की ज़्यादा डिमांड होती है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज। तो 1950 से 1990 तक का जो समय था वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का था। ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इंडिया में उन इंडस्ट्रीज का भी एक्सपेंशन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है उन्होंने अपनी जगह बनाई और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों पर हुआ। इसके अलावा इंडिया में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उसका भी एक्सपेंशन हुआ। काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में खोला गया, इसको स्टार्ट किया गया। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी फॉलो की गई स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो उससे बहुत सारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे उनको मौका मिला इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते थे। स्मॉल स्केल पे उन्होंने इंडस्ट्री शुरू किया और गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्शन भी दे दिया। जब प्रोटेक्शन मिल गया तो फॉरेन कंपटीशन का डर नहीं था, तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो बढ़ने लगा, और उसकी वजह से जो फ़ायदा हुआ ये हुआ कि जो हमारे पास बेकार पड़े रिसोर्सेज थे, जिसको हम लेटेंट रिसोर्सेज भी कहते हैं, मतलब जिनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है, जो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं,
ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज का जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज़ होना शुरू हो गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने उन रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होनी शुरू हुई और साथ में उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ और इसकी वजह से जैसे हम बोलते हैं ग्रोथ विद इक्विटी, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी हमें फ़ायदा मिला, उसका भी हमें मतलब एक प्रोडक्टिव यूज़ जो है वो देखने को मिला। सो दीज वर द गुड इम्पैक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। जैसे सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ और विद द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर था जीडीपी में वो पहले के मुकाबले डबल हो गया था। और उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़ बनी, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ बनी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ पे काम हुआ, सनराइज इंडस्ट्रीज जो थी उस समय की इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इंडस्ट्रीज़, उस पर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट वाज अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोटेक्शन दिया गया और इससे काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई इन्वेस्टमेंट में और उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के साथ साथ जैसे हम ग्रोथ विद इक्विटी की बात करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी इस पॉलिसी से हमें मदद मिली। So let us discuss about some bad impacts of inward-looking trade strategy। जो हमने import substitution strategy को इंडिया में फॉलो किया था उसके कुछ नुकसान भी हुए, कुछ bad impacts भी पड़े। Let us discuss this। तो सबसे पहला पॉइंट है growth of inefficient public monopolies। तो import substitution के लिए बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट किया गया, लेकिन उससे जब हमने प्रोटेक्शन की पॉलिसी फॉलो की तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज जो हैं वो क्रिएट हो गई, मिस मैनेजमेंट होना शुरू हुआ और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनको लॉस फेस करना पड़ा। वो अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन की योग्य नहीं बना पाई। और जैसे हम अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की भी बात करें तो इंडिया में 1990 तक जो है लोगों को काफ़ी सालों तक वेट करना पड़ता था कि उनको कोई टेलीफोन कनेक्शन मिल जाए, इतनी बुरी हालत थी। लेकिन आज आप देखते हैं आज कितना समय बदल चुका है। 1990 तक जो है इंडिया में ये हालात थे कि अगर एक टेलीफोन कनेक्शन मतलब लैंडलाइन फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स की तो उस समय बात भी नहीं होती थी, तो लैंडलाइन फ़ोन लेने के लिए भी वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ता था। तो हम समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन रही होगी। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोबाइल फ़ोन्स और कॉल रेट्स, एसएमएस या कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव हो चुका है, इंटरनेट फैसिलिटीज़। सो एनीवेज मतलब कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसमें मतलब पब्लिक मोनोपलीज बन गई थी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की मोनोपली थी उन दिनों तक, लेकिन वो इनएफिशिएंट साबित हुई। मोनोपली तो ठीक थी क्योंकि प्रोटेक्शन दिया गया था, लेकिन वो इनएफिशिएंट प्रूव हो गई, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ देश को। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो जब कंपटीशन ही नहीं थी तो मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हुआ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया गया या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक जो प्रोटेक्शन दिया गया उससे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स थे वो अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को। और अगर हम इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें तो इंडिया में सिर्फ दो ही तरह के ब्रांड थे, एक तो फिएट और दूसरा एम्बेसडर। यही दो तरह की कारें बस इंडिया में हुआ करती थी, लोग उसी को यूज़ करके खुश हुआ करते थे क्योंकि बाकी कुछ था नहीं। आज जो आप इंडियन मार्केट में इतनी सारी ब्रांड्स ऑफ कार्स देखते हैं
कितने सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। ऐसा इंडिया में नहीं था 1990 तक। सिर्फ दो ही तरह की कारें थी बस, एक फिएट और दूसरा एम्बेसडर। नेक्स्ट पॉइंट इज इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो 1950 से 1980 तक जो है उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए इतनी ज़्यादा मोनोपोली थी कि वो कुछ भी प्रोडक्शन करें, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करें, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन करें, मतलब जो भी वो चाहे वो प्रोडक्शन करे। हर चीज़ का प्रोडक्शन जो है पब्लिक सेक्टर कर रहा था। यहाँ तक कि जैसे हम कह रहे हैं ब्रेड एंड शूज़ वगैरह इंडस्ट्री जो थी वो भी पब्लिक सेक्टर में। कमांडिंग हाइट्स तक जो थी वो तो ठीक थी, लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी पब्लिक सेक्टर में खुल गई और प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। जिन चीज़ों का प्रोडक्शन हम प्राइवेट सेक्टर के सहारे छोड़ सकते थे उनको भी पब्लिक सेक्टर ने बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह से एक तरह से इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड हो गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, और बाद में उनमें बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिले। इससे हमारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज भी वेस्ट हुए, उनका रैशनल यूज़ नहीं हो पाया, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको खा गया गवर्नमेंट सेक्टर। तो कोई कंपटीशन नहीं हुई, अपग्रेडेशन नहीं हुआ, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। तो इस तरह से इकोनॉमी को एक तरह ओवरऑल लॉस हुआ इस चीज़ से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस थे उसमें काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज आई, मिसमैनेजमेंट हुआ, बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़े इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन फिर उनको बंद भी नहीं कर सकते थे। देखो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो उसको इमीडिएटली बंद कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये करना इजी नहीं है, क्योंकि ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, मतलब इनका अपना रोल रहता है, इंडस्ट्री को आप बंद नहीं कर सकते। और सरकार के लिए पॉलिटिकल कंपल्शन था एक तरह से कि इन इंडस्ट्रीज़ को चलाया जाए। तो जो इंडस्ट्रीज लॉस में भी चल रही थी उनको भी चलाना पड़ा एक लंबे समय तक। सो दिस वाज ए बिग लॉस टू द इंडियन इकोनॉमी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर भरोसा किया, इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दिया गया, हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई, इंपोर्ट कोटास फिक्स किए गए, हर तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने हाथ बढ़ाया। उसके कुछ फ़ायदे भी रहे लेकिन नुकसान भी रहे। नुकसान क्या रहा कि एक तो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोलीज हो गई, और हमारा जो इकोनॉमी थी वो अपग्रेड नहीं हुई, मॉडर्नाइज नहीं हुई, अनइवन स्प्रेड हो गया पब्लिक सेक्टर का, और साथ में बहुत सारी अनवाइबल इंडस्ट्रीज जो थी वो खड़ी रही, उनको चलाना पड़ा सरकार को मजबूरी में। तो हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पर भरोसा ना करके हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर भरोसा किया। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर हो गया है। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब होता है कि जब हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं, ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कमा सकें, और अपने देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो लेटेस्ट मशीनरीज है, टेक्नोलॉजीज है, उसका हम इंपोर्ट भी कर सकें। तो ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी थी ये इंडिया में 1991 से स्टार्ट हुई। 90 तक तो क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी, लेकिन 91 से फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में लाए गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, और उसमें हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पर ज़्यादा फोकस किया, जो आज की डेट में भी चल रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। हमने इसका मीनिंग पढ़ा और उसके जो गुड और बैड इम्पैक्ट्स रहे हमारी इकोनॉमी पर उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। I hope that you like this content, and if you find it meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.